बुलेटिन का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे जहां पर उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर, वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेले का आयोजन किया गया है और टिहरी के मलेथा में माधो सिंह भंडारी जो हैं उनकी स्मृति मेले का आयोजन किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मेले में प्रतिभाग किया। वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेले का शुभारंभ जो है वो पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर की टिहरी के मलेथा की अगर बात करेंगे तो यहां पर माधो सिंह भंडारी स्मृति मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें कि पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया है। इस दौरान उन्होंने वहां पर जो भी लोग मौजूद थे उनको संबोधित भी किया है, वो भी सुनाएंगे क्या कुछ कहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले में प्रतिभाग किया और वीर शिरोमणि की बात की जाए, वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेले का शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान सुनिए उन्होंने क्या कुछ अपने संबोधन में कहा। समर्पण में भी निहित होता है कि हम समाज के लिए अपनी किस प्रकार की कुर्बानी देते हैं कि समाज आने वाले समय में हजारों वर्षों तक उनका स्मरण करे। उन्होंने जहां वीर माधो सिंह भंडारी जी ने एक सेनापति के रूप में विभिन्न युद्धों में भाग लेकर दुश्मन की सेना को परास्त करने का तो काम किया ही किया, वहीं अपने त्याग से, परिश्रम से और दृढ़ इच्छा शक्ति से मलेथा में एक ऐसी नहर बनाई जो आज भी इस क्षेत्र में पानी पहुंचा रही है। हमारे बच्चे जब यहां से इस मेले की थीम पर अपना संगीत कर रहे थे, अपना नृत्य कर रहे थे कि किस प्रकार से खुशहाली आएगी, किस प्रकार से दूध होगा, किस प्रकार से अन्न होगा, ये सारा का सारा उन्होंने जो असंभव था उसको उस समय कठिन परिस्थितियों में भी संभव करके दिखाया। इसलिए आज उनके बारे में कहा जाता है, एक सिंह रेंदो बड़, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और एक सिंह काय का। सुनी है ना आप लोगों ने? सुना है? सबने नहीं सुना है? थोड़ा थोड़ा सा ये लोकगीति है, जरा जोर से जोर से बोलिए, सुनी है कि नहीं सुनी है? चलिए बहुत अच्छा। भाइयों बहनों, वीर माधो सिंह भंडारी जी ने अपने क्षेत्र की खुशहाली के लिए मेहनत से, लगन से, दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपने परिश्रम से, त्याग से जो हमको मार्ग दिखाया था, जो एक रास्ता दिखाया था, आज हमारी सरकार भी उसी मार्ग पर चलकर प्रदेश के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित कर रही है। आज प्रदेश के अंदर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज हर प्रकार से इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। जगह जगह पर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं, अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में देवप्रयाग संगम पर श्रद्धालुओं के लिए 2 पुलों का निर्माण किया गया है, जिससे यात्रा में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। विधायक जी लगातार इस काम के लिए प्रयासरत रहते थे। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आज पूरे प्रदेश के अंदर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहां काम हो रहा है, वहीं जनपद टिहरी में 170 किलोमीटर के क्रॉस बैरियर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि हमारे वाहन चालकों को और वाहन में बैठने वालों को, यात्रा करने वालों को, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दैवदी आपदा से क्षतिग्रस्त मोयाल गांव में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिनों के भीतर 18 मीटर का बैली ब्रिज भी स्थापित किया गया है। पर्यटन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु चंबा मसूरी मोटर मार्ग पर थानधार कोडिया इको टूरिज्म जोन विकसित किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देगा, व्यापार को बढ़ावा देगा। एक और जहां
टिहरी झील में साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के साथ ही झील के रिंग रोड का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार द्वारा पलायन को रोकने के लिए प्रदेश में नौकरियों का सृजन करने के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैं नमन करना चाहता हूं अपनी मातृशक्ति को, अपनी माताओं बहनों को, जो आज बहुत सारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अनेक स्वरोजगार के अवसर सृजन कर रहे हैं, जहां अपनी आजीविका को बढ़ा रहे हैं, रोजगार को बढ़ा रहे हैं, वहीं अनेक लोगों को आज रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं। आज हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उसकी मांग आज पूरी दुनिया में और देश के अंदर होने लगी है। अच्छे अच्छे ब्रांड बनाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सिलाई बुनाई के हो, चाहे वो खाने के हो, चाहे हस्तशिल्प के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आज एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। लोगों की आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से हमने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, मधु उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती हो या होम स्टे हो, इन सभी को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए, सदृढ़ बनाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए हमने 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिए जाने का प्रावधान किया है। आप लोगों को जहां मैं देख रहा हूं, इस पूरे आज इस महोत्सव में बड़ी संख्या में हमारी बहनें यहां आई हुई हैं। कम से कम 70 से 80% संख्या माननीय विधायक जी हमारी बहनों की है। और मुझे आप सबको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज प्रदेश के अंदर हमने 1 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने में सफलता प्राप्त की है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लखपति दीदी योजना प्रारंभ की है, इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड जो लॉन्च किया था, उसके माध्यम से आज हमारे उत्पादों को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मैं आप सबको बताना चाहता हूं, सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर हमने नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया है। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को जो न्याय नहीं मिल पाता था, इंसाफ नहीं मिल पाता था, उनकी प्रतिभा और क्षमता के साथ अन्याय होता था, पारदर्शिता के साथ परीक्षा नहीं होती थी, भाइयों बहनों, हमने उसको पारदर्शिता से परीक्षा करवाने और उनकी प्रतिभा क्षमता के साथ न्याय करने के लिए सख्त नकल का कानून लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि पिछले सालों में 3 सालों में हमने लगभग 19,000 से भी ज्यादा हमारे प्रदेश के नौजवान भाई बहनों को आज नौकरी देने का भी काम किया है। उनको नौकरी में जो है उनको चयन का अवसर मिला है और एक भी मामला कहीं विवादित नहीं आया, कहीं पर भी कोई कोर्ट में मामला नहीं गया। और आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारे सभी के अंदर एक विश्वास पैदा हो गया है कि अगर हम अपनी तैयारी करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, हमारी प्रतिभा क्षमता के साथ, योग्यता के साथ अब कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। पहले के समय में हमारे ऐसे नौजवानों के साथ लगातार अन्याय होता रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में सुख शांति सुनिश्चित करने के साथ ही उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्य, डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है, सख्त हमने दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाया है। लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है, उसके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए इसके साथ कोई छेड़छाड़ न करे, हमने वो सारे सख्त कदम उठाए हैं। भाइयों बहनों, चाहे वो प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाना हो, हमने 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें इस अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। कहीं पर पीली चादर, कहीं पर नीली चादर, कहीं पर हरी चादर चढ़ाकर जो सरकारी जमीनों को कब्जाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा था, उस षड्यंत्र को पूरी तरह से बेनकाब करने का काम किया। ये अभियान हमारा आगे भी चलता रहेगा। इसके साथ साथ आप सब लोगों ने हमें अवसर दिया 2022 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड की देवभूमि के अंदर देवतुल्य जनता के समक्ष एक संकल्प लेकर गए कि पूरे देश के अंदर जो एक लगातार मांग उठती रही कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। देश की आजादी के बाद से देश का संकल्प रहा है, हमारी पार्टी का संकल्प रहा है
भाइयों बहनों, एक गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया। हमने जो संकल्प और जो वायदा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ किया था, वो वायदा हम पूरा कर रहे हैं। हमने विधेयक बना दिया है जिसमें हमारे कंडारी जी ने भी वोट डाला है, इन्होंने भी उस विधेयक को पारित किया है और पूरी विधानसभा ने उस विधेयक को पारित कर दिया। और हमको ये गौरव देश के अंदर प्राप्त हो गया कि हम देश के पहले राज्य हैं जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक लागू होकर अब जो है वो पूरी तरह से लागू होने वाला है। इसके साथ ही इतना ही नहीं, हमने अब जो प्रदेश में जमीनें खरीदने वाले बाहरी लोग हैं जो किसी प्रयोजन के लिए जमीनें खरीदते थे लेकिन बड़े बड़े लैंड बैंक बना लेते थे, खूब जमीनें इकट्ठी कर लेते थे भाइयों बहनों, उन जमीनों का दुरुपयोग कर रहे थे, उनकी भी हमने गहनता से जांच की है और कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अब इन नियमों का, जो हमारे नियम है, उनका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके भूखंड को सरकारी संपत्ति बनाया जा रहा है, उनको सरकार में निहित किए जाने का प्रावधान कर दिया है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम बहुत जल्द देवभूमि उत्तराखंड की जनों के अनुरूप एक सख्त भू कानून लाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसकी प्रक्रिया भी वर्तमान में विद्यमान है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का साथ और आप लोगों का आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहेगा और हम सभी, जो हमारा एक विकल्प रही संकल्प है कि उत्तराखंड। तो जहां पर आपने सुना किस तरीके से प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो यहाँ पर वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेले में वो पहुंचे थे, उन्होंने प्रतिभाग किया और इसका शुभारंभ भी किया। इसी बीच अब बात मौसम की भी होगी, क्योंकि प्रदेश में मॉनसून सीजन के बाद अब तक सूखा होने के चलते बारिश की सामान्य यात्रा में कमी देखी जा रही थी, लेकिन हाल ही में कुछ दौर की बारिश के बाद इस सीजन की बारिश में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसको लेकर कि मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल का कहना है कि पूर्व में बारिश न होने के चलते डिपार्चर -90% तक पहुंच गया था, लेकिन हाल ही में हुई वर्षा के चलते अब थोड़ा बढ़ा है, जो कि -32% तक पहुंच चुका है। देखिए, इस पोस्ट मानसून सीजन में देखेंगे तो अभी जो रिसेंटली एक दो अच्छे रेनफॉल के स्पेल मिले हैं, जिसके कारण जो डिपार्चर है वो अब घट करके -32% हो गया है। तो रेनफॉल डिपार्चर पोस्ट मानसून सीजन में 32% है, जो डेफिसिट है। हालांकि इससे पहले जो है -90% चल रहा था, लेकिन अभी पिछले जो एक दो स्पेल मिले हैं तो उसकी वजह से जो है रेनफॉल में थोड़ी मिली है, तो जो है अब जो है घट करके -32%। आजकल के इस दौर में सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, चाहे कुछ सामान खरीदना हो, नौकरी पानी हो या फिर किसी संबंध में जानकारी प्राप्त करनी हो, इंटरनेट के जरिए सब कुछ मुमकिन है। हालांकि बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपराधी भी इसका भरपूर इस्तेमाल करने से नहीं चूक रहे। देहरादून में नौकरी देने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। मामला तब प्रकाश में आया जब देहरादून निवासी एक पीड़ित के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर 23 लाख की धोखाधड़ी के मामले में एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में भी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। अब तक कुल मिलाकर 12 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। देखिए, साइबर क्राइम जो है विगत कुछ वर्षों से बड़ा तेजी से बढ़ा है और जो दूसरे अपराध हैं वो इसके बनिस्बत कम हुए हैं और साइबर अपराध बढ़ा है। इसमें मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि एक I4C MHA द्वारा एक हेल्पलाइन है 1930, अगर कभी किसी के साथ फ्रॉड होता भी है तो तत्काल उस नंबर पर सूचना देनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि जितने बैंक्स हैं, किसी के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए तो हर एक बैंक के नोडल ऑफिसर जो हैं वो I4C में बैठे रहते हैं वो और रियल टाइम में वो अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। जिस फ्रॉडस्टर के अकाउंट में पैसे जाता है वो फ्रीज हो जाता है, तो बहुत संभावना होती है कि वो फ्रॉड अमाउंट जो है वो निकाल नहीं पाता, वो फिर वापस हो जाती है विक्टिम को। 1930 की वजह से ही 2024 में लगभग 35 करोड़ रुपए जो है वो बचाए जा सके लोगों को उत्तराखंड में। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से ये भी बोलूँगा कि साइबर क्रिमिनल्स जो है नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं साइबर क्राइम के। जो अभी ट्रेंड में है डिजिटल अरेस्ट है, एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स बना के, फेक प्लेटफॉर्म बना के लोगों को ठगी कर रहे हैं।
तो कभी भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए सभी बैंक जो है डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि किसी लिंक के थ्रू। इंस्टाग्राम फेसबुक पे कोई लिंक मिल गया उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा, डिजिटल अरेस्ट के केसेस पीछे कुछ आए हैं, उसमें अरेस्टिंग्स भी हुई है, कार्रवाई भी हुई है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का केस आ रहे हैं। उसमें मैं आपके माध्यम से ये बताऊंगा कि डिजिटल अरेस्ट जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट में कानून में कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कि आपको एक अकाउंट दे दिया जाता है और उसमें बोला जाता है कि इसमें आप जमानत के तौर पर इतनी राशि जमा कराइए और जब आपका मामला खत्म हो जाएगा आपको पैसे वापस हो जाएंगे, ये सरकारी खाता है, इस तरीके से बोल के। और किसी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का अपने को सदस्य बताकर आपसे ये पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं विक्टिम से। तो और डिजिटली बोला जाता है कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। तो डिजिटल अरेस्ट जो है कानून में कोई प्रावधान नहीं है लॉ इन्फोर्समेंट में। तो इस प्रकार का कभी कोई कॉल करता भी है तो तत्काल इसमें जो कंट्रोल रूम्स हैं, खासकर साइबर क्राइम से रिलेटेड, फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड जो हमारी हेल्पलाइन है 1930, इसमें तत्काल सूचना देनी चाहिए। हरिद्वार जिले के लक्सर गांव में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार का भांडाफोड़ किया। जिला आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारकर एक युवक के यहां से भारी मात्रा में अवैध सामग्री बरामद की है। बता दें कि जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद बिजोला ने बताया है कि जिलाधिकारी और आयुक्त के निर्देशानुसार ऐसी अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। चुनावी सीजन के दौरान प्रशासन ने क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री और सेवन पर नजर रखने के लिए विशेष अभियान चलाया है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं पर हरिद्वार जिले में अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। चुनावों के मद्देनजर प्रशासन ने अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ये लक्सर गांव में कोई मोनू करके लड़का है, उसके यहाँ लगभग जो 2226 ढक्कन मिले हैं और जो बोतल है सुपर बोतल वो 14 फेविक्विक मिली है, फेविक्विक जिससे वो माल्टे से शराब निकालते हैं। सिरेंज 8 हैं और जो भवे पौवे हैं इसकी संख्या 257 है और खाली पौवे 338 है। इन लोगों का एक जो माल्टा आ रहा है पाउच, उसमें से निकालते साथ निकाल के कई अन्य बेचते हैं, जिससे चुनाव में माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय आयुक्त के द्वारा निर्देश दिए गए जहां जहां इन शराबों का वो है सेवन है उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिला वहीं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर पर लग रहे आरोपों का डॉक्टर ने खंडन किया है। आपको बताते चले कि ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ तत्वों द्वारा कुछ वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूर्ण निराधार, तथ्यहीन और भ्रामक दुष्प्रचार करने वाला बताया है। इस मामले को लेकर देहरादून में ऑर्थोपेडिक सोसाइटी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सफाई दी गई। ऑर्थोपेडिक सोसाइटी सदस्य डॉक्टर प्रवीण मित्तल ने बताया कि ये महिला मरीज 27 दिसंबर 2024 शाम 4 बजे एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद सिनर्जी अस्पताल की इमरजेंसी में आई थी। स्थानीय पुलिस थाने में विधिवत जो एमएलसी भी वहां पर दर्ज की गई है। बता दें कि मरीज का एक्सरे करवाया गया और बताया गया कि हड्डी कई टुकड़ों में टूट गई है और सर्जरी की सलाह दी गई। मरीज के घर वालों ने इलाज करवाने के लिए मना किया और प्राथमिक उपचार करवाने के बाद सिनर्जी अस्पताल से स्वेच्छा से कहीं अन्य जगह पर जो है वो ले गए। लेकिन इसके बाद अगले दिन से ही व्हाट्सएप पर मैसेज प्रसारित होने लगा कि हड्डी टूटी ही नहीं है और मरीज को डॉक्टर ने गलत तरीके से ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। ये मैसेज बेहद अपमानजनक और गलत भाषा से लिखा गया था। इस बीच डॉक्टर प्रवीण मित्तल जो कि वरिष्ठ सदस्य हैं, क्या कुछ कहा है सुनिए। नहीं, जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक मरीज 27 तारीख की शाम को हमारे पास आई इमरजेंसी में, जिसकी कि 4 व्हीलर के हिट करने से चोट लगी थी। उसका हमने एक्सरे वगैरह करवाए और पता चला कि जो कंधे की हड्डी है लेफ्ट साइड की, उसमें कम्युनिटेड फ्रैक्चर है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर का मतलब है कि उसमें टुकड़े हो गए हैं और मैंने उन्हें बताया कि हड्डी में टुकड़े हैं और ऐसे में हमें जो है मरीज को प्लेट लगा के ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। और मैंने उन्हें भर्ती की सलाह दी और उन्होंने कहा कि हम सर्जरी करेंगे कल इसकी। तो उन्होंने जो है मुझसे बताया कि हम गोल्डन कार्ड बेनिफिशरी हैं। मैंने उन्हें कहा हमारे यहाँ सुविधा नहीं है गोल्डन कार्ड की, हम इम्पैनल नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर हम किसी और हॉस्पिटल में मरीज को ले जाना चाहते हैं। इतनी ही बात मेरी उनसे हुई। फिर मुझे 28 तारीख को कहीं से पता चला, किसी का फोन आया कि एक मैसेज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है।
तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।